हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग आ गए हो अब 12th में और आपको 2025 बोर्ड एग्जाम भी देना है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी का पेपर कैसा आएगा। पूरा हिंदी का पेपर मैं इस वीडियो में बताऊंगा विथ सॉल्यूशन। आप समझ सकते हैं कि ये हिंदी का एक मॉडल पेपर है, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 11th से अब की बार 12th में गए हैं और 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी में हमारा पेपर कैसा आएगा। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अब अगर आपको पूरा पेपर पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे और इस बार भैया 100 में आप लोग 100 लेकर आएंगे। वैसे हिंदी में कुछ खास है नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज मैं पूरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का। इस पेपर को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ आपका पेपर आएगा हिंदी का। यहां पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, यहां पे आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, ठीक है। एंजॉय जितना हो गया हमारा 11th में हो गया, अब आ चुके हैं हम लोग 12th में और 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो अब मेहनत करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अपना रोल नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 2025 हिंदी लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। और यहाँ पे 305XZ ऐसे पेपर कोड लिखा रहेगा। कोई जरूरी नहीं है भैया यही कोड हो, कोड दूसरा भी हो सकता है। 304XY भी हो सकता है, 305XZX भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोड हो सकते हैं, अलग अलग कोड्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। समय तो आपको बताइए 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। बताओ, सोचो 3 घंटे 15 मिनट कॉपी लिखने के लिए आपको कितने दिन पढ़ाई करना होता है? पूरे 7 से 8 महीने, यानी कि पूरे साल आप ले लीजिए, ठीक है। पूरे साल पढ़ाई करना होता है सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट अच्छा परफॉर्म करने के लिए। पूर्णांक देखिए आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ निर्देश दिए जाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये तो आपको पता हो गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो 2 खंड में होगा, एक खंड का और एक खंड खा, ठीक है। खंड का जो होगा इसमें आपका हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड का ये सब रहेंगे। ये देखिए खंड का यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो खंड खा रहेगा उसमें आपका रहेगा जैसे हिंदी संस्कृत का गद्यांश, हिंदी व्याकरण पद्यांश, हिंदी संस्कृत का पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न और भी बहुत सारी चीजें, पत्र लेखन, निबंध, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा भैया खंड का में। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ये टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है, जो कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य का क्वेश्चन होता है। देखिए वीडियो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का देखो, हिंदी गद्य साहित्य का क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम नाटक है, बताइए हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है इसमें से? तो देखिए हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो नहुस है। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे जैसे मैं टिक करते चल रहा हूं इसको ध्यान से देखते चलना, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आ गया तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। देखिए 1 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। उसके सामने दिया गया कि भैया ये 1 नंबर का है, इतना ही मिलेगा। खा देखो, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा, मतलब ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं हैं, नाटक है, कहानी है, जीवनी है, एकांकी है, ठीक है, और भी बहुत संस्मरण है। लेकिन ये ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ये तो आपको पता ही होगा, नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। नेक्स्ट देखिए गा वाला क्वेश्चन है, इंदुमती है। इंदुमती क्या है बताइए? इंदुमती ये जो है इंदुमती प्रथम कहानी है। प्रथम कहानी हम इंदुमती को ही मानते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग आंसर देना कमेंट बॉक्स में, देने का प्रयास करना। आप लोग अभी 12th में गए हैं, मतलब इंदुमती के लेखक कौन है आप सर्च करके देख के सर्च करेंगे, खुद को खर्च करेंगे तभी आप जान पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए घा वाला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? मतलब हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, ये किसके द्वारा लिखा गया? इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक है भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अंगा नंबर देखो क्या है, अंगा गुनाहों का देवता कृति है। गुनाहों के देवता जो है ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती जी की है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये एक एक नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन थे, का खा गा घा अंगा करके हिंदी
गद्य साहित्य से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ये देखिए, यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपके उसमें रहेगा पेपर में दूसरे का का। अब देखिए काखा गघा अंगा फिर से शुरू होगा, जो कि हिंदी पद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए इसका का वाला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामानुजाचार्य जी को। देखिए भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है वो रामानुजाचार्य जी को जाता है, 3rd वाला ऑप्शन आपका सही होगा। खा देखो, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, टेंशन मत लें, पूरी हिंदी में तैयार कराऊंगा और अब की बार 100 में 99 पार कराऊंगा, बस आपको ध्यान से समझना है। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? आपके पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है इस क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो खा का जो हमारा 3rd ऑप्शन सही है अज्ञे, ये 3rd वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा जो है अज्ञे जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, गा वाला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि कवि हैं, चिंतामणि किस वर्ग के कवि हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये रीतबद्ध वर्ग के हैं, 4था ऑप्शन सही होगा, डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं फिनिश कर पाए, 10 नंबर का पेपर, तो पूरे 100 नंबर का पेपर हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझना, पेपर पैटर्न मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और क्वेश्चंस भी। घा देखो, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि जो है इनको सरहापा जी को माना जाता है, 4था ऑप्शन सही होगा, ध्यान से समझ लीजिए। अंगा देखिए, मुकरिया रचना है, मुकरिया किसकी रचना है बताइए? मुकरिया जो है अमीर खुसरो जी की रचना है, 3रा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे 5-5 करके टोटल 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। तो याद रखना यूपी बोर्ड वाले छात्रों की स्टार्टिंग का जो हिंदी का क्वेश्चन है 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आता है ये हिंदी का गद्यांश है। देखो ये तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, 10 नंबर का रहेगा। मतलब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये आपको एक गद्यांश दे दिया गया किसी चैप्टर का, देखो कितने प्यार से दिया गया है गद्यांश, ठीक है, और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए। देखो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिया गया और इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है इसी गद्यांश में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर, तो सोचो 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो कितना हुआ, पहाड़ा तो याद होगा टेबल, 10 नंबर, ठीक है। तो ये आपको अभी मैं बताऊंगा, और नहीं पता मान लीजिए आपको वो तो अथवा लगा है, वो वाला नहीं पता, ये वाला गद्यांश हल करो। देखो ये आपको गद्यांश दिया गया इतना बड़ा सा, और इसके नीचे भी आपको 5 क्वेश्चन दे दिए गए। देखो ये 1 2 3 4 5, मतलब आपको जो पता है दोनों में से वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाला फर्स्ट वाला पता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, मैं थोड़ा बता देता हूं आंसर के साथ। देखो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, ठीक है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, ठीक है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। ये किस पाठ से है? देखो भैया ये राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है फर्स्ट हिंदी गद्यांश का, ठीक है, उसी पाठ से लिया गया और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखो भैया। तो आप डायरेक्टली लेखक का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक दोनों का नाम पूछा जाता है तो आप संदर्भ लिख दीजिए, 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखो हिंदी का गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने क्लासेज आपको पहले प्रोवाइड कराई है 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, 25 वालों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, हमें कुछ बताना नहीं है, ठीक है। राष्ट्र भूमि के प्रति देखिए उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अलग से नहीं बताएंगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, ये देखो ये पृथ्वी, यहां से आप लोग देखो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होगी निर्मूल होगी।
चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहां से देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सबका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, टेंशन मत लेना। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब ये जो आपको दिख रहा है भैया, यहां से यहां तक जो रेखाएं नीचे दिख रही हैं उसका अपनी भाषा में व्याख्या कर दो, अपने लैंग्वेज में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 नंबर हमने आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, करा दिया कि नहीं करा दिया? 10 नंबर आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे पांचों क्वेश्चन का जब जैसे ही हमने आंसर दिया इन पांचों क्वेश्चन का 10 नंबर कंप्लीट। मान लो बाई चांस कि आपको ये वाला गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगा है, ये वाला आप कर सकते हैं। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। किस पार्ट से है? देखो अशोक आ गया, ये अशोक के फूल चैप्टर से है। अगर आपको गद्यांश पहचानना है किस पार्ट से है तो आप लोग ट्रिक देखिए, यहाँ पे अशोक आया है, ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे राष्ट्र आया था, कहीं ये भूमि आया, ठीक है, राष्ट्र भी है यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्र ये राष्ट्रीयता है, ठीक है, तो ये सब हैं, टेंशन मत लेना। तो ये हमारा अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ये पद्यांश है, हिंदी का पद्यांश। देखो हिंदी में गद्यांश पद्यांश दोनों होते हैं। ये है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। ये भी उसी तरह रहेगा। डिफरेंस क्या होगा इसमें? देखो इसमें क्या होगा, आपको पद्यांश दिया जाएगा, जैसे यहां से यहां तक आपको पद्यांश दे दिया गया। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देखिए दिए जाएंगे, वही सेम प्रोसेस, ठीक है, और वही उसी तरह ये भी रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। देखो ये देखो अथवा लगा है, उसको नहीं आप लोग जानते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका पद्यांश है और इसके नीचे भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है। ये देखिए इसके नीचे भी कितने क्वेश्चन हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी हैं। तो ये पद्यांश है। जैसे ऊपर वाला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। देखिए पवन दूती का पाठ से है। इसके कवि जो हमारे हैं कौन है बताइए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी, ठीक है। तो ऐसे इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखो, संदर्भ लिख दो। राधा पवन दूतिका से राहों में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे आगे हम सब कुछ बताएंगे। तो ये समझ में आ गया कैसे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमारा आता है जीवन परिचय, 5 का साहित्यिक परिचय जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। शब्द सीमा 80, मतलब आपको 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का रहेगा। 3 आपको लेखक दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, जो आपको याद हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग 2-3 चैप्टर का याद कर लो। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन से हैं आप लोग जैसे जैसे हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको सारी चीजें बताएंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से जीवन परिचय हैं, कौन सा याद करें कौन सा ना, ठीक है। सपोर्ट नेक्स्ट खा देखो। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालो। शब्द सीमा 80 भैया 5 नंबर के लेखक हैं तो 5 नंबर के कवि भी रहेंगे। इसमें भी 3 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तीनों में से किसी एक को आपको करना है। तो हमारा 40 नंबर का पेपर तो हो चुका है, ठीक है। खंड का में एक अभी 10 नंबर का खंड का में बाकी है जो कि कहानी है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो। 5 नंबर का आता है। नहीं पता, शब्द सीमा 80 रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखो। देखो भैया पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा, इन तीनों कहानी को पढ़ लो। 5 नंबर आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब ध्रुव यात्रा कहानी या पंचलाइट दोनों में से किसी एक का उद्देश्य लिख दीजिए। आप मान लीजिए दोनों नहीं पता है तो यहाँ पे आप बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए। तो मतलब तीनों में से एक ही करना है, समझ जाइए, ठीक है। 7वां देखिए भैया खंड काव्य, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। अब खंड काव्य क्या होता है, आप खुद से जो खंड काव्य पढ़ते हैं वही आपको लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट देखो मुक्त यज्ञ है, दोनों में से एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा लगा, दूसरा कर सकते हैं, मतलब दोनों में से एक आप कर सकते हैं, ठीक है। कई है, मुक्त यज्ञ, रश्मि रथी, सत्य की जीत, त्यागपति, श्रवण कुमार, देखिए त्यागपति भी है, श्रवण कुमार है, आलोक वृत्ति है, ठीक है। और हाँ इतना है। अब आप लोग कहेंगे सर हमें कौन सा पढ़ना है? भैया देखो जब आप 12th में गए हैं अपने सर जी से जब पूछेंगे सर जी हमें
कौन सा खंड काव्य पढ़ना है तो आपके सर जी बता देंगे, या आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ये जिला वाइज होता है, जैसे कुछ जिलों में त्यागपथी होगा, ठीक है, त्यागपथी, किसी में रश्मि रथी, किसी में सत्य की जीत, किसी में श्रवण कुमार। तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग देखिएगा। वैसे जब आप क्वेश्चन बैंक लेंगे या बुक लेंगे तो आपको उसमें दिया रहेगा कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य है। तब भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जिस जिले से हैं उसको लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 50 नंबर का खंड का पेपर फिनिश होता है। 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या जाना, देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, ठीक है, 5 नंबर का जीवन परिचय, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5+5, और 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का आपका खंड काव्य, टोटल मिला दे तो 50 नंबर कंप्लीट। लेकिन अभी तो आधा हुआ है भैया, अब हम लोग खंड खा पे चलेंगे। देखो लिखा है खंड खा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, संस्कृत रहेगा, हिंदी व्याकरण रहेगा, निबंध पत्र, ये सब रहेंगे। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ सबको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। खंड खा में जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें कक्का, ये हिंदी संस्कृत का गद्यांश है। देखो ध्यान से समझना, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो भैया। देखो 7 नंबर का ये रहता है। इसमें होता क्या है, जैसे देखो 2 दिया रहेगा आपको, जैसे अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषः राजानुकुर्वन्, ठीक है। तो ऐसे दिया गया है, पता है करो, नहीं तो अथवा लगा है। देखो ये वाला कर सकते हो, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन, ठीक है। अब दोनों में आपको करना क्या है, पहले तो संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ से लिया गया है। देखो संस्कृत गद्यांश में हम लेखक का नाम हमें नहीं दिया जाता, ना तो हम लिखते हैं, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है। जैसे ये हमारा अतीते प्रथम कल्पे वाला जो है, ये किस पाठ से है, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए, जातक कथा से ये लिया गया है, ठीक। जातक कथा में आप देख लीजिएगा, ये बौद्ध युगे इमे सिद्धांता है, ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। तो आप लिखकर इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। आगे आगे सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। खा देखो, जैसे हिंदी संस्कृत का गद्यांश है, वैसे हिंदी संस्कृत का पद्यांश भी है। देखो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर का रहेगा। जैसे देखो, भाषा सुमुख्या मधुर दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, ठीक है। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये कीजिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। अब ये तो फिक्स होता है, ये आपका जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, एक ही चैप्टर है जिसमें श्लोक हैं, बाकी चैप्टर में 1 आध 2 श्लोक होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर ये एकदम फिक्स होता है भैया, बस आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक पढ़ लो। देखो ये दोनों श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर के ही हैं। देखो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, मतलब भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और संस्कृत भाषा सबसे दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और इससे भी मधुर इसका काव्य है, और इसके काव्य से भी मधुर इसके सुभाषित वचन है। बस हो गया, ठीक है। ये देखिए, परिचय कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेता दीर्घम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, मतलब जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, ठीक है, और आपके सामने मीठा बोलने वाला हो, उस मित्र को ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे दूध के से भरे घड़े में जिसमें विष लगा हो, उसको त्याग देते हैं हम लोग। 9 नंबर, अब हिंदी व्याकरण पे आते हैं। देखो निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। 2 नंबर देखो, जैसे फर्स्ट है, एक मयान में 2 तलवार, इसका अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा रखना, ठीक है। दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम ना आने पर दूसरों पर दोष लगाना, ठीक है। मतलब आपको नहीं आता और आप दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। जैसे आपको डांस नहीं आता तो आप कह रहे हैं यार ये सड़क पे गड्ढे हैं इसीलिए मैं डांस नहीं कर पाता, तो आप दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब सशंकित होना, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपराधी को निर्दोष पर दोष लगाना, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना, ठीक है। चारों में से एक ही करना है, मैंने चारों आपको बता दिया है। थोड़ा वाक्य प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए 10 नंबर हमारा आपठित गद्यांश होता है। देखो ध्यान से समझना, आपठित गद्यांश, ये देखिए इसमें क्या होता है। देखो ये आपका आपठित गद्यांश नाम से स्पष्ट है, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा भैया लोग। देखो ये आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। जैसे हम इसका, और नहीं पता तो अथवा लगा है भैया, देखो वो नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये वाला पढ़ लो खूब अच्छे से, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए फर्स्ट वाला पता है, ये देखो
पढ़ देता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगे। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे, एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। छोटा बच्चा देखो हमेशा हंसता रहता है, ठीक है, बिना कारण के। उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी हंसी कम हो जाती है, टेंशन के कारण। भैया, युवा अवस्था आते आते चेहरे पर तनाव, टेंशन अपनी जगह बनाने लगता है। फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। ठीक है, सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन कही है। खुल के हंसना तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बहाने को तरसते हैं। लोगों को वो बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसी और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच का होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर हम देंगे, कैसे देंगे, उसी गद्यांश के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। देखो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुल्तान को क्या अच्छा लगता था? तो भैया देखो सीधा सीधा तो लिखा है ऊपर, देखो सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी बहुत भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी, बस हो गया। दूसरा, नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है? तो देखो ये लिखा हुआ है डायरेक्टली, नन्हे शिशु की मुस्कान, हंसी जो है निर्मल और स्वार्थहीन होती है, बस हो गया। 2 नंबर हमारा कंप्लीट, जो भी करना है। नेक्स्ट, तनाव को कैसे बढ़ावा मिलता है? काम की अधिकता और समय की कमी होने से तनाव को बढ़ावा मिलता है, सबको पता है, आम बात है। नहीं पता अथवा लगा भैया, इसको पढ़ लो थोड़ा सा, इसके नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर दे दो, बस हो गया। 11 नंबर हिंदी व्याकरण में जो शब्द युग्म होता है, देखिए 11 नंबर, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। इसमें क्या करना होता है, एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। देखो जैसे अंश, अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। मतलब सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले रहेगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में रहेगा। का है भाग और कंधा, खा है भाग कंधा भाग, गा है सूर्य चंद्रमा, घा है माच आंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कंधा भाग। अंश का मतलब कंधा, अंश का मतलब भाग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ, इसमें कौन सा सही है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, तरणी, तरणी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका तो पता ही होगा, गा, सूर्य और नाव। देखिए तरणी का मतलब सूर्य, तरणी का मतलब नाव, बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। भैया ये अनेकार्थी शब्द है, मतलब एक ही शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। अब 4 दिया गया भैया, एक का आपको 2 अर्थ लिखना है, नहीं कर सकते, बहुत ईजी है। देखो अली, अली को और किन नामों से जानते हैं? देखो अली को हम भौरा बोलते हैं, सखी, बिच्छू। ठीक है, नाग, नाग को हम बोलते हैं हाथी, सर्प। ठीक है, अंक, अंक को हम लोग बोलते हैं संख्या का अंक, या एक भाग, नाटक का एक भाग जिसको अंक बोलते हैं। गुरु, गुरु को हम बड़ा, अध्यापक, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो चारों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखो फर्स्ट है घृणा के योग्य, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। घृणा के योग्य, उसको हम लोग बोलते हैं भैया घृणित, का वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसको हम अजय बोलेंगे, इसका भी का वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए, दोनों का जो है का वाला ऑप्शन सही होगा, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन घा, देखो घा वाला क्वेश्चन देखो, वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। इसको हम वाक्य संशोधन बोलते हैं, मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं गलती होती है, उसको सही करके लिखा जाता है। फर्स्ट देखो, मैंने रो दिया, इसको लिख दो आप मैं रो पड़ा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा, मैं भोजन लाया हूं, आप लिख सकते हैं मैं भोजन कर चुका हूं। ठीक है, चौथा, 100 रुपया प्राप्त हुआ, नहीं 100 रुपये प्राप्त हुए। बस ये छोटी छोटी गलती हैं। देखो दूसरा भी देख लो, दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, नहीं अनेकों, ये याद रखिएगा, अनेकों हम कभी नहीं लिखते, अनेक लिखते हैं, अनेक खुद में बहुवचन है। ठीक है, बस हो गया। 12 नंबर, अब रस छंद अलंकार की बारी आती है भैया। तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, जाके पढ़ लो। ये 6 नंबर आज ही कंप्लीट कर लो 20-22 मिनट का वीडियो देखकर। ठीक है, देखो 12 का करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। मतलब करुण रस या फिर शांत रस, दोनों में से किसी एक का आप अस्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा लिखो, 2 नंबर। खा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। मतलब अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, किसी एक का आप लोग को परिभाषा और उदाहरण लिखना है। गा,
चौपाई अथवा दोहा छंद मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। चौपाई या दोहा की परिभाषा और उसके उदाहरण को मात्रा सहित बताना है। तो ये रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आता है, 6 नंबर आपका इसका कंप्लीट होता है। जाके 20 मिनट का मैंने एक क्लास लिया है, 15 मिनट का भी है, आप लोग सर्च करोगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ये 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहें तो खुद को, आप चाहे तो इसी टाइम को सोना बना दे और चाहे तो इसी को सोने में गुजार दें। सुना होगा ये। 13 नंबर पत्र लेखन पे आते हैं। देखो, किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। 6 नंबर का। नहीं पता, अथवा लगा हुआ दूसरा कर लो भाई। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखो। बस दोनों में से किसी एक को आपको करना है। 6 नंबर कंप्लीट। लास्ट वाला हमारा निबंध रहता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर का आएगा। 5 टॉपिक दे रहेंगे, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, मेरा प्रिय कवि और कंप्यूटर। आपको 5 टॉपिक दिए गए, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको मिलेगा। निबंध लिखते समय 2 हेडिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट डालना। शुरू में आपका प्रस्तावना, ठीक है, और लास्ट में आपका रहेगा उपसंहार। ये दोनों हेडिंग काफी, बाकी बीच में तो डालना ही होगा हेडिंग, लेकिन ये दोनों आपको जरूर डालना है। तो 50 नंबर का हमारा खंड खा भी हो गया। तो 50 + 50 50 50 = 100 नंबर का आपका पूरा पेपर ऐसे ही आएगा। ज़्यादातर मैंने पेपर का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया। तो ये हमारा भैया हिंदी का पेपर है। ऐसे ही इस बार हिंदी का पेपर आपका आने वाला है, तो हो जाओ तैयार। इस बार हम आग लगा के रहेंगे, मतलब आग नहीं लगाना है, टॉपर बन के रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इंग्लिश की भी क्लास लेकर आऊँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।